नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बात भी की। उन्होंने मरीजों से चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिस पर तीमारदारों ने संतोष व्यक्त किया गया। और वहीं धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिकित्सालय में सीटी स्कैन की सुविधा जल्द मुहैया कराने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने आंखों के स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित उपकरण भी जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जो खटीमा का हमारा अस्पताल है, नागरिक अस्पताल, नागरिक चिकित्सालय, इसमें बहुत सारी सुविधाएं अभी बढ़ी हैं। यहाँ पर सीटी स्कैन की भी आज सुविधा हो रही है, ब्लड बैंक भी हमारा खुलने वाला है, ये अस्पताल भी हमारा उच्चीकृत हुआ है। उसमें और सुविधाएं जो ज़रूरी हैं, चूँकि सीमांत क्षेत्र में इस अस्पताल के ऊपर काफ़ी लोड रहता है। यहाँ पर हमारे बनबसा, टनकपुर, उत्तर प्रदेश से भी, आसपास के क्षेत्रों से, नेपाल से, सभी जगह से लोग आते हैं। उस लिहाज से इस अस्पताल का उच्चीकृत होना बहुत ज़रूरी था। इसको हम लोगों ने उच्चीकृत भी किया है और भी सुविधाएँ जो ज़रूरी होंगी वो यहाँ के लिए की जा रही है। वार्ड में मरीजों से खुद जाकर के आप मिले? हाँ, मरीजों से भी, चूँकि इसलिए कि मैं देखना चाहता था। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, टिकट के लिए नेताओं की चाहत बढ़ती ही जा रही है। करीब करीब उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं का मन चुनाव लड़ने का है। अब कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका रोना नहीं है। अब रोना यह है कि कौन नेता किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस से 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान खपा हुए हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब उनकी घर वापसी लगभग कांग्रेस में तय मानी जा रही है। अपने पुख्ता सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस हरक सिंह के लिए जमीन बनाने में लगी हुई है। कोटद्वार से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरक सिंह अब कांग्रेस के टिकट पर डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कांग्रेस के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने पिछले 5 सालों से जो मेहनत करके डोईवाला में अपने लिए जगह बनाई थी, तो क्या वो बेकार जाएगी? और सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत ने अपने परिवार के लिए भी 2 टिकटों की मांग की है, जिस पर कांग्रेस का मंथन जारी है। मैं सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी तो तैयारी डोईवाला से रायपुर मेरे विधानसभा रही है, मेरा पहले क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग बड़े सालों से तैयारी कर रहे हैं। डोईवाला मेरा क्षेत्र है, डोईवाला मैंने काम कर रखा, निरंतर संपर्क रहा। बीजेपी का 18-20 साल का काम और मेरा 2 साल का काम है। रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूँ कितने हज़ार करोड़ की योजना, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे तहसील खोलने की बात हो, चाहे अस्पताल 100 बेड हो, सारी चीज़, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, ये सब चीज़ वहाँ पर की गई हैं। चाहे बालावाला से दिल्ली तक की बस सेवा चलाने का काम। मैं कह रहा हूँ तुलना कर लें, 18-20 साल बीजेपी के, 2 साल हमारे जो कांग्रेस के टाइम मेरे थे। उस तरह से तो मैं वहाँ की जनता चाहती हूँ, वहाँ का प्यार मिला, स्नेह मिला, मैं उनका ऋणी। मैं कुछ काम मेरे दिल और दिमाग में जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रचार समिति के प्रमुख हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का मॉडल उत्तराखंड में असफल हुआ है, इसलिए वहां 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। विकास की अवधारणा को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड उससे सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में से एक है और जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है। जिस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, और वो फेलियर इस बात से भी एग्जिबिट होता है कि छोटा सा राज्य हमारा कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में देश के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से मृत्यु दर उत्तराखंड में थी। बहुत चिंताजनक। और उस पर कोड़ में खाज का काम, कुंभ जिस पर हम सब गर्व करते हैं,
हमें गर्व है कि अमृत हमारे हरिद्वार में छलका और लोग कुंभ के लिए वहाँ एकत्र होते हैं। और उस कुंभ के दौरान भाजपा ने जहर घोल दिया, टेस्टिंग घोटाला करके देश के मीडिया में यह आया कि उत्तराखंड ने कंट्रीब्यूट किया है, उत्तराखंड के कुंभ ने कंट्रीब्यूट किया है, जो अमृत देता है उस कुंभ ने कंट्रीब्यूट किया है कि कोरोना के प्रसार अनदर थिंग, महंगाई, बेरोजगारी में आज हम देश के अंदर नंबर 1 पर हैं, जहां बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है। और ये सब एक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने कुनबे को बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। और इसी बीच बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के करीब 200 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि बीजेपी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का शिलान्यास पॉलिसी से उब चुके हैं। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह ने कहा कि हम और ज्यादा संख्या में लोगों को बीजेपी में शामिल करेंगे और हमारी पूरी टीम इस बार बीजेपी 60 पार के नारे का साकार करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उससे सभी लोग जो देश हित और प्रदेश हित चाहते हैं प्रभावित हैं। और उसी क्रम में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके साथी बड़ी संख्या में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम पूरे खुले मन से उनका स्वागत करते हैं और जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और हम सबके सहयोग से अब की बार जो 60 पार का नारा हमने दिया है उसको प्राप्त करें। नेतृत्व में 200 कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर, उनकी जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के और उत्तराखंड के हमारे जो युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रबंधन को मजबूत कर दिया है। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्यालय पर उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। समिति की बैठक में जिले की 6 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन पर चर्चा हुई। पार्टी के सीनियर नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने को कहा है। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि व्यवस्थित चुनाव लड़ने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। इस बार सरकार रिपीट न होने का मिथक टूटेगा और बीजेपी दोबारा उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। पूरा व्यवस्थित चुनाव करने के लिए जो कुछ भी हमको करना है, हम हर जिले में जाके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मैं, हमारा संगठन मंत्री और हमारा महामंत्री और हमारे कई वरिष्ठ नेता, ये सब हर एक जिले में जा रहे हैं और कई बड़े जिले में हम 2 ऐसे बैठक भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, ये जो इधर एक रिकॉर्ड है कि एक पार्टी रिपीट नहीं होगा, दूसरी बार नहीं आएगी, ऐसे जो है वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने लगा है। इसके साथ ही साथ नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से जब आम आदमी पार्टी के जनसभा में उमड़ी भीड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व सिर्फ एक वोट कटुए पार्टी के रूप में है। उत्तराखंड की जनता कल भी भाजपा के साथ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। समझ में आ गया होगा कि ये देवभूमि है, सैन्य भूमि है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। यहाँ के जनता, यहाँ के निवासी हैं
इसलिए उन्होंने बता दिया उनकी रैली को कि यहाँ पर वोट काटने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि बिजली काट ली गई है ताकि जनता तक उनकी बात ना पहुंच सके। बिजली किसने काट ली? आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने का तो कुछ भी रहा, आरोप तो सीधा सीधा है कि उन्होंने जो दिल्ली का बदहाली की है उस बदहाली को। उधर आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोपेश्वर बस अड्डे पर जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने भी बाइक रैली के साथ जनसभा करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। उसी रैली के जवाब में आज कांग्रेस ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं यह रैली कांग्रेस के लिए मरहम का काम कर सकती है। रैली में जनसैलाब को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रैली में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे हैं और कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। भंडारी ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, उन्हें गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की फिक्र ज्यादा होती है। कांग्रेस का ऐसे विकास है और बीजेपी केवल छल कपट और प्रदेश का नेता कैसा हमेशा विकास का एजेंडा बनाया है, संस्थान बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, रोजगार दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाया। बीजेपी ने क्या क्या अदानी और अंबानी का घर बनाया, पूंजीपतियों को बनाया। हमारी देश की जनता को क्या मिला? गरीबी, बेकारी। प्रदेश का नेता कैसा हो? प्रदेश का नेता कैसा हो? वादा तो बताया इन्होंने, कौन सा वादा पूरा किया है? पूरा हिंदुस्तान आज इनकी कथनी और कमी को समझ गया है, इनकी छल कपट को समझ गया है। कांग्रेस लाओ और भाजपा हटाओ, ये एजेंडा है ये। और हम चाहते हैं कि गोपेश्वर की धरती में, चमोली की धरती में भी एक मेडिकल कॉलेज हो, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, खत्म हो गई है। उसके लिए यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो निश्चित रूप से लाइन हो रुकेगा, रिवर्स लाइन। तो जहां एक तरफ उत्तराखंड में चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा हरीश रावत भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। आज लाल कुआं के कांग्रेस कार्यालय में मौजूद कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और नगर अध्यक्ष गुरदीप सिंह और अन्य नेताओं ने 6 जनवरी को पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वागत की तैयारियों के लिए बैठक की है। इस बैठक में लाल कुआं नगर, बिंदुखत्ता तथा आसपास के सभी कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि 6 जनवरी को एक कार्यक्रम होना है जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत मोट हल्द आ रहे हैं और वह बीजेपी के कई नेताओं को भाजपा में भी शामिल करेंगे। बैठक है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और यशपाल आर्य जी पूर्व कैबिनेट मंत्री 6 तारीख को कोटा हल्दू भवन सिंह नवाड़ में वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ भाजपा के हमारे नेता हैं, वहाँ के प्रधान है शंकर जोशी, वहाँ की मैडम है किरण जोशी, वहाँ की पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित कई प्रधान लोग और अन्य लोग बीजेपी मेंबर शामिल होंगे। और विशेष रूप से ये जो सभा माननीय हरीश रावत जी की होगी तो लालकुआं विधानसभा के लिए जनसभा के माध्यम से संदेश जाएगा और इस सरकार की जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है इसकी उल्टी गिनती इसके बारे में भी बातचीत होगी। साथ ही साथ जो कांग्रेस का विजन है 2022 में नई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी माननीय हरीश रावत जी द्वारा जानकारी दी जाए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बिंदुखत्ता और लालकुआं सहित अन्य क्षेत्रों से मोटा हॉल की बैठक भी होगी। बाजपुर ब्लॉक में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। वैक्सीनेशन का शुभारंभ सीएमएस पंकज माथुर और बीजेपी नेता गौरव शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलग अलग चरणों के हिसाब से बाजपुर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक हफ्ते पहले कहा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर वाले हैं उनको कोवैक्सीन की डोज हम लगा रहे हैं। तो आज फर्स्ट डोज है, तो जिनके 15 साल पूरे हो गए, 18 साल एक दिन पहले तक हम कोवैक्सीन की डोज लगा रहे हैं। तो हमारे बाजपुर में करीब 7067 बच्चे शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट स्कूलों में हैं। तो हमने इसको कुछ दिनों में डिवाइड किया है। जैसे आज हम 5-6 स्कूल कर रहे हैं, कल 5 स्कूल हैं, कल 4 स्कूल हैं। इस तरह फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएसपी पौड़ी ने पद ग्रहण करने के बाद आज पहली बार कोटद्वार पहुंचकर एक बैठक का आयोजन किया। जनता की समस्याएं सुनी और जिसमें लोगों ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ती नशे की लत, अतिक्रमण खनन पर लगाम लगाने की अपील की है। वहीं एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने कहा है कि जनता की सभी समस्याओं को सुना गया। जो समस्याएं पुलिस विभाग से संबंधित हैं उसको पुलिस विभाग खुद निराकरण करेगा और जो अन्य विभाग से संबंधित होगी उस विभागों ने आज उच्चाधिकारियों से बात कर समस्याओं का हल निकाला जाएगा। देखिए, जनता की तरफ से जो मेन इशू है वो तो एक तो ट्रैफिक है, नंबर 2 ड्रग्स। उनका कहना है कि स्मैक का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। नंबर 3 ओवर स्पीडिंग, नाबालिग बच्चे बाइक चला रहे हैं और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा खनन पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है और अतिक्रमण पे भी अपनी बात रखी है। तो ये सब बातें हमने सुनी भी हैं, नोट भी करी हैं। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि क्या क्या समाधान कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हम इफेक्टिवली इसको कुछ कर सकते हैं। यदि हमसे ही सिर्फ रिलेटेड है तो हमको ही करना है, यदि किसी और विभाग से रिलेटेड है। उधर सितारगंज गुरु नानक सर्विस स्टेशन में बीते 14 दिसंबर की रात्रि में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिस घटना के बाद सितारगंज पुलिस ने उल्टा पेट्रोल पंप कर्मियों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी थी और जिसके विरोध में आज सितारगंज शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। पेट्रोल पंप डीलरों ने गुरु नानक पेट्रोल पंप पर 1 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। रिफिलिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि कई बार प्रशासन को लिखित ज्ञापन देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पंप पर काम कर रहे कर्मचारी काफी डरे हुए हैं और जिसको लेकर आज सितारगंज शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे और जल्द ही अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। पेट्रोल पंप हड़ताल की खबर सुनते ही तहसीलदार शुभांगिनी मौके पर पहुंची और उन्होंने पंप डीलरों से बात कर कहा जल्द ही अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराकर समाधान निकाला जाएगा। विदित है, इसका वीडियो वायरल हो चुका था। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 5-7 लोग थे, वो उन्होंने आकर के पंप स्वामियों के जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट करी थी। बहुत ही बेरहमी से उन्हें पीटा गया था, जिसके मामले का संज्ञान लेते हुए 15 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज सितारगंज कोतवाली में करा दी गई थी।
किंतु बावजूद उसके हुआ ये कि मतलब उल्टा क्रॉस केस बना करके एक पंप स्वामी के कर्मचारियों पर भी कर दिया जाता है, ताकि इसको केस को किसी तरह से रफा दफा कर दिया जाए। कई बार की वार्ता हो चुकी है, माननीय एसएसपी महोदय जी को भी इसका संज्ञान दिया गया। उन्होंने भी यहाँ के कोतवाल साहब को इसका प्रकरण बताया कि भाई आप इसकी सही विवेचना कराओ। कई बार कहने के बावजूद भी सही विवेचना सामने नहीं आई है, तो सभी व्यापारियों में रोष व्यक्त था और 2-3 बार माननीय उप जिलाधिकारी को भी हम लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सांकेतिक धरने पे बैठे हुए हैं और उनके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी सूचना एसडीएम महोदय द्वारा दी गई है और उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है वो जिलाधिकारी महोदय को अपने माध्यम से भेजिए। हमारी कोशिश ये रहेगी जो भी इनकी। तो उत्तराखंड के विकास नगर बाईपास मार्ग पर एक रुई की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहीं आबादी क्षेत्र में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के दुकानदारों ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान आनन फानन में खाली किए। फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप लेते हुए फैक्ट्री में रखी लाखों रुपए की रुई को स्वाहा कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और धुआं लोगों को डरा रहा था। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जिस दौरान फैक्ट्री में आग लगी उस दौरान फैक्ट्री में श्रमिक भी कार्य कर रहे थे। श्रमिकों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। कैसे लगी इस फैक्ट्री में? बिजली से लगी, बिजली से फैल से। किस चीज की फैक्ट्री थी ये? रुई की। आपकी है? हाँ हमारी है। कितना नुकसान हुआ? 20 लाख का। क्या कोई अंदर भी था उस दौरान जिस दौरान आग लगी? हाँ फाइबर बोर्ड से लेबर थी वो बाहर निकली है। किसी को नुकसान हुआ है किसी तरह का? हाँ बिजली का फाइबर माल के पास है। अंदर कितने लोग काम कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, उनको कोई नुकसान हुआ है? अंदर तो 5 लड़के हैं इसमें। कितनी देर में गाड़ी आ गई आग पर काबू पाने के लिए? पानी वाली तो अभी आई है। फैक्ट्री फूक गई जब आई फैक्ट्री पानी वाली गाड़ी। ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, बाकी ये लेबर जो है बीड़ी सिगरेट भी पीती रहती है और ये 2-3 दफे पहले भी आग लग चुकी है रुई के गोदाम में। कायदे में तो इसको बंद होना चाहिए, पर फायर ब्रिगेड को 1 घंटे पहले सूचित कर दिया गया था। उसके 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है, जब तक विकराल रूप धारण कर लिया था आग ने और अब वैसा आग पर काबू पा लिया गया है। पर ये इतनी घोर लापरवाही जो है प्रशासन की नहीं होनी चाहिए। और नुकसान का भी कुछ पता नहीं, अब आकलन करेंगे तब बताएंगे। किस चीज की फैक्ट्री थी ये रुई का गोदाम था, रुई का गोदाम था और इसके यहाँ पर बार बार आगे लगती हैं। अब एडीएम साहब से कहिए, जो साहब से कहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वही पुराना वाला है। आग लगने की वजह कुछ समझ में आई है? पता नहीं, अब ये उनसे पूछेंगे, शॉर्ट सर्किट बताएंगे या जो भी बताएंगे। हाँ तो वो तो देख के पता चलेगा। क्या जहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है क्या ये जगह उचित है? ना उचित नहीं है यहाँ पे। क्या कोई फायर विभाग से एनओसी ली गई थी इनके द्वारा? नहीं, एनओसी लेते ही नहीं है। अच्छा, एनओसी नहीं लेते हैं। इनसे कई बार पहले भी कह चुके हैं हम, अगर वही है जो पहले आग लगी थी, अगर वही है तो इनको फिर, क्योंकि इतना रिस्की काम कर रहे हैं उसके बाद भी एनओसी नहीं ले रहे हैं, तो एक घोर लापरवाही है। अब ये कहते हमारा छोटा मोटा काम है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में सभी जिला और शहर मुख्यालयों में हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इसके साथ ही इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है और इसका जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी के आह्वान के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे है और काला दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में बैठी हुई और प्रदेश में बैठी हुई जो सरकार है वो ये वादा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने वादा किया हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन 7 सालों के अंदर 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस का एक साथी लगातार इस समाज को उठाता रहेगा कि जो सरकार वादा करके अपना वादा नहीं पूरा कर सकती है उसे गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाले जो दिन है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई यहाँ से लगभग तय हो चुकी है और कांग्रेस। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ।